जयपुर में पैटीज खाने से छात्र की मौत पर हंगामा हुआ है। छात्र की मौत के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल प्रबंधन पर, जो स्कूल मैनेजमेंट है, उस पर परिवार वालों की तरफ से लापरवाही का आरोप लगाया गया है। स्कूल प्रबंधन ने इलाज कराने में देरी की, यह परिजनों का कहना है। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जो छात्र है वो फर्श पर पड़ा हुआ है। स्कूल की कैंटीन में पैटीज खाई प्रिंस नाम का ये छात्र, और इसके बाद उसकी मौत हो गई। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, छात्र की मौत हुई है। जयपुर का ये पूरा मामला है। पैटीज खाई छात्र ने कैंटीन में ही, स्कूल कैंटीन में इस छात्र ने पैटीज खाई और इसके बाद उसकी हालत अचानक से खराब हो गई और फिर ये फर्श पर गिर गया और इस छात्र की दुखद मौत हो गई। परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्र की तबीयत खराब हो गई, लेकिन आप जैसा देख पा रहे हैं कि कुछ पंखे जैसा हिलाया जा रहा है, छात्र को हवा देने की कोशिश की जा रही है। और यही आरोप परिवार वालों की तरफ से है कि बजाय कि तुरंत अस्पताल ले जाया जाता, जो स्कूल मैनेजमेंट है उसने वक्त गवा दिया जिसमें उनके बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। तो प्रिंस की मौत पर जयपुर में भारी तनाव है। मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। छात्र की मौत से बेहद आक्रोशित है परिजन। तो जयपुर का ये पूरा मामला बहुत ही दुखद और ये दिल दहला देने वाला मामला है। और प्रिंस की मौत के बाद ये देखिए आप किस तरह से भारी तनाव है। जस्टिस, न्याय की मांग की जा रही है। जिस तरह से स्कूल प्रबंधन की तरफ से जो कार्यशैली रही, उसको लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। परिवार वालों की तरफ से स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, तुरंत इलाज मुहैया नहीं करवाया गया और उसके बाद उनके बच्चे की मौत हो गई। मौके से हमारे संवाददाता ध्वज आर्य की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो ये राजधानी जयपुर का झोटवाड़ा इलाका, और आप देख सकते हैं ये वो स्कूल है, महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस स्कूल के बाहर जो है ये देखिए आप किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और कई जो पेरेंट्स हैं वो जो है यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 17 साल का प्रिंस था, यानी कि जो प्रिंस सोनी की यहाँ मौत हुई थी, पेटीज खाने से मौत होना बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं और ये देखिए हाथ में इनके साथ में कुछ यहाँ पर जो है क्लासमेट भी हैं प्रिंस के। क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था, आपको याद है कुछ? नाम बताइए। सामने की बात है। मेरा नाम शौर्य प्रताप सिंह नाथावत है। मैं 12th कॉमर्स से पढ़ता हूँ। प्रिंस सोनी हम सबका दोस्त है। हम सब साथ में खाना खा रहे थे। सुबह हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बढ़िया। हम लोगों ने खाना खा के हम सब इंटरवल के टाइम में इधर हो गए हम लोग। वो पेटीज खाने जाता है, पेटीज उसने खाई, आधी पेटीज खाने के बाद उसने फेंक दी, खराब लगी इसको, राम है तो वो बोला फेंके मत, मैं खा लूँगा। उसने खाई, उसकी अटकी पेटीज। बाद में वो भगता भगता जाता पानी की तरफ में, वहाँ वो बेहोश होकर गिर गया। वहाँ पर उसको लेकर गए, वहाँ पर किसी को मालूम नहीं था क्या सीन चल रहा है, एकदम बात दबा दी गई थी। ऑफिस में ले गए उसको, प्रिंस सोनी को वहाँ अंदर ले जाने के बाद के अंदर उसके कोई हवा कर रहा है, ये कर रहा है। जो उसके हवा डाल रहा है ना, वो है 10th क्लास का टीचर साइंस का गौरव भारद्वाज, जो बच्चों को पढ़ाता है। उसको तक को नॉलेज नहीं है। CPR दिया जाता है बच्चों के। अच्छा आप बताइए, आप पेरेंट्स हैं यहाँ पर, आपका बच्चा भी यहाँ पढ़ता है, क्या कहना है? किस स्कूल में पढ़ती है मेरी बच्ची? मेरा तो इस स्कूल को पूरा बैन कर देना चाहिए और है ना इस स्कूल पर है ना बुलडोजर चलाना चाहिए भैया। पुलिस वालों को तो घूस दे देंगे, लेकिन बच्चा कहाँ से लेके आएंगे भैया? ये बहुत गलत है भैया। ये सारी स्कूल वालों की लापरवाही है भैया। मेरे को तो सारी बैन कर देनी चाहिए। अभी प्रिंसिपल का बेटा होता, डायरेक्टर सर का, तो फिर है ना वो क्या अपने बच्चे को हॉस्पिटल नहीं ले जाते? अपने बच्चे को हॉस्पिटल नहीं जाते भैया? गलत है भैया, बहुत गलत है ये। तो आपने देखा, ना सिर्फ प्रिंस, जिस छात्र की मौत हुई है पैटीज खाने के बाद, उसके परिवार वालों के आरोप है, बल्कि तमाम वो बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं उनके भी जो परिवार वाले हैं, उनके जो परिजन हैं, माता पिता हैं, वो काफी ज्यादा इस घटना के बाद दुखी हैं और आक्रोशित हैं। और ध्वज आर्य इस वक्त हमारे साथ उसी मौके से जुड़े हुए हैं। ध्वज, क्या स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई सफाई दी गई है और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है? देखिए अभी तक कोई सफाई नहीं दी गई है और ये स्कूल है, इसके गेट पर ताला लगा दिया गया और ये जो छुट्टी है, ये 5 दिन की छुट्टी बताई जा रही है। स्कूल प्रशासन की तरफ से जो है 5 दिन की छुट्टी दी गई है। मेरे पास जो है इनके पिता हैं, पेरेंट्स मेरे साथ में। सर ये क्या कहना है, आप लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है? भैया मेरे को इंसाफ चाहिए, स्कूल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे कोई दूसरा काम ऐसा नहीं हुए कि पहले भी 2 काम ऐसे स्कूल में हुए हैं। प्रिंस सोनी तीसरे नंबर का है, आगे भविष्य में फिर ऐसा ही होगा। यहाँ तो क्या हुआ था, आपके पास फोन आया था, क्या कहा गया था? वो राजेंद्र ने फोन किया था, बोला तबियत खराब है, उसको ले जाओ। नॉर्मल फोन आते हैं, पेट दुख रहा होगा, सिर दुख रहा होगा, कुछ भी एक्सरसाइज। इसने मेरे को ये नहीं बोला सीरियस है, काम हो गया था, मतलब उसका तबियत खराब हुई थी 11:03 पे, 11:14 मेरे पास में फोन होता है। 11:15 बजे तक मैं 3 या 4 फोन आ गए मेरे पास में।
आधी पौन घंटा यहाँ पर रख लिया इन लोगों ने। क्या अस्पताल में नहीं जा सकते हैं ये लोग? या हमारा इंतजार करेंगे? हम दूर हो हैं। कहाँ है अस्पताल, कितनी दूर है यहाँ से? ये रहा 50 मीटर पे। देखिए 50 मीटर पे कोरोना सबसे बड़ी बात है, 50 मीटर पे अस्पताल था। और भी जा सकता जो है प्रिंस की माँ मेरे साथ में, क्या कहना है बेटा के साथ में जो कुछ हुआ है उसको लेकर आप बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कहना है? मुझे ये स्कूल बंद करवाना है और यहाँ पे स्कूल के सारे टीचर को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि 15 टीचर होंगे ना, 15 टीचर के सामने एक भी टीचर ने मेरी हेल्प नहीं की मेरे बच्चे की। मेरे बच्चे ने यूँ किया, जब घास से यहाँ अटक रहा है ना, तो मेरे बच्चे ने यूँ किया खुद को, मुझे पानी पिलाओ, मेरे कुछ करो। मेरे बच्चे ने हेल्प मांगी थी, ये इग्नोर करके मैडम अपने ऑफिस में चली गई, सर ने ध्यान नहीं दिया। जब वो यूँ करते करते बेहोश हो गया, कुछ भी हुआ उस वक्त वो यहाँ पे नहीं था, इनके सामने मर गया था मेरा बच्चा। उसको जाके ऑफिस में, पीछे वाले ऑफिस में लेटा दिया और उसको ऑफिस में लेटा के सोफे पे ढक दिया 7-8 टीचर ने। मेरे को नहीं दिखना चाहिए, किसी को नहीं दिखना चाहिए, यहाँ बच्चा लेटा है। जब वो मेरे को, मैं पहुँचते मुझे नहीं बताया ऑफिस पीछे भी है एक, हमें नहीं पता था। यहाँ मेन ऑफिस में हमारी बात होती थी, एक ऑफिस और है, एक कमरा है छोटा सा, पर्दे लगे हुए, अंधेरा कर रखा था और उसके ऊपर 8-7 टीचर खड़े हैं। मैंने कहा प्रिंस, पहुंचे, मैंने कहा प्रिंस, जो बोले आप कौन मम्मी, मैंने कहा मैं मेरी उसकी मम्मी हूँ। बोले मैडम आपके साथ कौन है? मैंने कहा अभी तो मैं ही आई हूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये रहा प्रिंस, 2 मैडम हटी, फिर 4 टीचर हटे, फिर मेरे को मेरा पीस दिखा। मैंने कहा आपने छोरे को घेर रखा है। मेरा हाथ लगाया, पूरा ठंडा, जीभ बाहर निकल गई, मुंह नीला हो गया उसका। मैंने कहा मेरे बच्चे का क्या कर दिया? मैं आऊं जब तक आप मेरे बच्चे का इलाज तो कराते। 2-2 गाड़ी खड़ी थी और मुझे कहते हैं कि 4 व्हीलर से आना, 2 व्हीलर से मत आना। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही, ये माँ का दर्द है। और आप देख सकते हैं कि ये स्कूल देखिए, इसमें ताला लगा दिया गया है। देखिए यहाँ ताला लगा दिया गया है स्कूल पर। देखिए आप ये तस्वीरें देखिए, स्कूल को जो है 4 से 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। बिल्कुल ध्वज, बहुत ही ज्यादा दुखद और झकझोर कर देने वाला मामला है हर माता पिता के लिए। और प्रिंस की मां को, उनके पिता को आपने सुना और उनकी तरफ से जो आरोप लगाया गया, महाराणा प्रताप स्कूल है और किस तरह से शुरुआती लापरवाही बरती गई। उनका यह साफ कहना है कि अगर स्कूल की तरफ से कदम उठाया गया होता, इलाज दिया गया होता, त्वरित कार्रवाई की गई होती तो शायद उनका बेटा जिंदा होता। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान पर बीजेपी भड़क गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर हमला, ऐसा नेता विपक्ष देखना बाकी रह गया था। ऐसा नेता विपक्ष लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। ये पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को नेता मानना कांग्रेस के लिए दुख का विषय है। तो ये जेपी नड्डा का जो हमने आपको स्टेटमेंट दिखाई है, जो उनकी तरफ से पोस्ट किया गया राहुल गांधी की तरफ से बयान के बाद, इधर बीजेपी के 3 नेताओं के बयान आपको सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी और इटली के पीएम को लेकर दिए गए विवादित बयान पर किस तरह से हमला किया, आप जरा देखिए। जनता ने जिनको 3 बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, लेकिन अब विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये इनके चरित्र को दिखाता है, इनके पालन पोषण को, इनके संस्कारों को दिखाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सदन में और सड़क में दोनों में पूरी तरह से विफल रहे। ना युवाओं ने उनको घास डाली, ना सदन में उन्होंने चर्चा होने दी। जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उससे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इन्वेंडर्स एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की ज़रूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56-year-old मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर। ना आपके पास तथ्य हैं, ना जानकारियां हैं, लगातार देश विरोधी, इंस्टीट्यूशनल विरोधी काम आप कर रहे हैं।
आपका व्यवहार शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। राजनीतिक विरोध कीजिए, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाइए, प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना कीजिए, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, इस पूरे मामले को लेकर ऊंचाई तक पहुंच ना पाए, अभद्र व्यवहार करते हैं, तर्कों से जो हार गए मर्यादा तार तार करते हैं। ये स्मृति ईरानी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है कार्यक्रम के दौरान, जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से जो कुछ कहा गया था, फॉरेन पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए गए थे और गले मिलने का जो पूरा एक संदर्भ वहां पर दिखाया गया था, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में भी राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल खड़े किए, तो कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी नेताओं पर पलटवार कर दिया। देखिए आप। ऑपरेशन सिंदूर के समय हिंदुस्तान अकेला नहीं पड़ गया था, अगल बगल पड़ोस दुनिया में कोई नहीं खड़ा हुआ था। तो भारत की विदेश नीति इस समय अकेले की है, बस गले मिलने की रह गई। दूसरों पे उंगली उठाने के पहले एक देख लो, 4 उंगलियां तुम्हारे ऊपर उठी हुई। भूल गए कि आपने क्या कहा था बंगाल चुनाव में? ओ दीदी, ओ दीदी। फिर रेणुका चौधरी जी के लिए राज्यसभा में क्या बोले थे आप? कांग्रेस के महान नेतृत्व, सर्वोच्च नेतृत्व के बारे में किस किस भाषा का आपने इस्तेमाल किया? प्रधानमंत्री जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो कम से कम राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं कहा है, फिर काहे आहत हो रहे हैं? सीधा राहुल गांधी का ही इशारा है, राहुल गांधी जी का, और किसी का इशारा नहीं है। वही चलने नहीं देता चाहते सत्र, वो चाहते ही नहीं सत्र चले। और चलिए अब आपको सुना देते हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने क्या कहा था जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। तो प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान, बीजेपी का प्रहार। अगर अभी तक की बात करें किस तरह से बीजेपी नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से निशाना साधा गया, बात करें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उनकी तरफ से कहा गया ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था। यह देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का क्या विषय होगा कि उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है। बात अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की करें, उनकी तरफ से जो कहा गया, ऊंचाई तक पहुंच ना पाए, अभद्र व्यवहार करते हैं, तर्कों से जो हार गए मर्यादा तार तार करते हैं, ये स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया। बात अगर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की करें, उन्होंने इस पर किस तरह से रिएक्ट किया। कांग्रेस के वंशवादी नेतृत्व ने एक बार फिर से शालीनता की सारी हदों को पार कर दिया। यह सिर्फ राजनीतिक अशिष्टता नहीं है, बल्कि विदेश संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई है। तो जो बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कहा गया है वो हमने आपको बताया। तो आपको हम दिखा भी रहे हैं कि क्या हुआ था। संदीप दीक्षित के गले लगते हैं राहुल गांधी, और इस दौरान जो कुछ उनकी तरफ से कहा गया, इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनगणना की। बड़ी खबर आपको बताएं, जनगणना के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से सवाल जारी किए गए। जनगणना में पूछे जाने वाले 40 सवाल जारी किए गए। 10वें सवाल में SC ST और जाति को पूछा गया है। कुल बैंक खाते कितने हैं इसकी संख्या बतानी है। मोबाइल नंबर भी पूछे जाएंगे। कोविड वैक्सीन लगाने की जगह भी पूछी जाएगी। धर्म, मातृभाषा, बच्चों की भी जो पूरी जानकारी है वो मांगी जाएगी। और इस वक्त आनंद पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी साथ। आनंद, जनगणना में कोविड वैक्सीन लगाने की जगह पूछी जाएगी, इसका उद्देश्य क्या है? दरअसल आपके यहाँ जितने लोग रहते हैं, सरकार ये जानना चाहती है कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्टेटस है, कितने लोगों को कोविड की वैक्सीनेशन लगाए। इसके साथ तमाम वो जानकारियां हैं जो इन 40 प्रश्नों के जरिए इकट्ठा की जाएगी। दरअसल ये पहले भी एक बार जाति जनगणना की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके आंकड़े जो है जारी नहीं हुए थे आजादी के बाद से, जो 2011 में की गई थी, लेकिन उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी, जिसके बाद उसको होल्ड कर दिया गया था। लेकिन इस बार सरकार ने जो 40 प्रश्नों की सूची जारी की है, उसमें ये पहली बार ऐसा है। गौर करने वाली बात यह है कि ये
पहली बार होगा जब इस बार की जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होगी, क्योंकि आजाद भारत में पहली बार जाति से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वो जुटाए जाएंगे। और ऐसे में जो 40 प्रश्नों के जरिए सरकार ये जानना चाहती है कि आपकी जाति क्या है, SC ST या कॉलम है, उसके अलावा आपकी जाति पूछी जा रही है। अगर आप SC ST नहीं हो तो आपको उसके अलग से अपनी जाति बतानी पड़ेगी। और साथ ही साथ हो, आपके पासपोर्ट नंबर क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, समेत 40 सवाल, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, ये सब रिटर्न इकट्ठा करेंगे। दरअसल जो जनसंख्या है जो जनगणना के जरिए। अच्छा आनंद, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी में जो 34 नंबर पर जो सवाल है जिसका मैंने जिक्र भी किया था कि प्लेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, यानी कहां पर कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ है, इसके पीछे क्या मकसद है, ये मैं आपसे संक्षेप में समझना चाह रहा हूं। जी देखिए, दरअसल आप जो भी आगे से भविष्य में जो महामारी होती है उसको कैसे रोकना है और उसको लेकर क्या क्या उपाय करने हैं, ये जो डेटा इकट्ठा किया जाता है वो जो जात से संबंधित हो या आपके आय से संबंधित हो या फिर आपका जो सोशल स्टेटस है, आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, इसको भविष्य में जो सरकारी योजनाएं बनाने में ये सब डेटा काम आता है। तो ऐसे में सरकार के पास बिल्कुल, यानी कि आगे के फैसले को लेकर या फिर कोई भी संभावित महामारी को लेकर क्या कदम उठाने हैं और किस तरह से जो जनता है वो वैक्सीनेटेड है, उसका टीकाकरण हुआ है, ये सारे जो डेटा है वो इकट्ठा करना ये मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आनंद। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में सार्वजनिक जगहों के कार्यक्रमों पर बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है? कार्यक्रम की इजाजत के लिए अब मंजूरी लेनी होगी। कर्नाटक कैबिनेट ने बकायदा बिल को मंजूरी दे दी है। बिना रजिस्ट्रेशन वाली संस्थाओं पर नियम ये लागू होगा। हाईकोर्ट की रोक के बाद कानून बनाने की तैयारी भी है। मॉनसून सत्र में देखिए हाईकोर्ट की तरफ से रोक, लेकिन इसके बावजूद कैबिनेट की मंजूरी, अब इसको कानून बनाया जाएगा। मॉनसून सत्र में ही बिल पेश करने वाली है कर्नाटक सरकार, ऐसी खबर सामने आ रही है। और कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, देखिए हाईकोर्ट की तरफ से लोग, लेकिन इसके बावजूद सरकार की इस कवायद का क्या मतलब है? कर्नाटक सरकार देखिए, जो सरकारी परिसर है और सार्वजनिक जगहें हैं उसको लेकर ये कानून बनाने की लिए सरकार आगे बढ़ी है, उसने बिल को मंजूरी दी है। मकसद इसका जो जैसा नजर आता है, जिस तरीके से लगातार प्रियांक खड़गे जो गृह मंत्री हैं, अर्जुन खड़गे के बेटे हैं, वो लगातार आरएसएस पर हमला करते रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो आरएसएस की शाखाएं लगती हैं या आरएसएस के जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उस पर निगाह है प्रियांक खड़गे की, और उसी के आधार पर उसी के लिए ये कानून जो है लाने की तैयारी कर रही है कर्नाटक सरकार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बिना रजिस्ट्रेशन वाली जो संस्थाएं हैं उनके लिए कानून लाया जा रहा है और बाकायदा जो कैबिनेट है उससे मंजूरी भी मिल गई है, मंजूरी भी ले ली गई है। और इन सब के बीच इसी को लेकर खबर क्या है, बिल को लेकर प्रियांक खड़गे की सफाई भी सामने आई है। मेरे मन में आरएसएस के लिए सम्मान है, जिस तरह से अभी कुमार विक्रांत भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन अभी इस पूरी खबर को लेकर यह है जो प्रियांक खड़गे की तरफ से कहा गया है। सुनिए क्या कहा गया उन्होंने आरएसएस को लेकर, बयान आपको दिखा देते हैं। Who's talking about banning? I am telling, please register. रजिस्टर करो, पूरा आपका अकाउंट्स देखो, दिखाओ आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ से आता है पैसा, पूरा दिखाओ। अगर हमको ठीक लगे तो छोड़ देंगे, नहीं ठीक लगे तो बैन करेंगे। Now there is no question of banning RSS because these fellows are not registered only. That's why I am telling, no, I want to know who is giving me this देशभक्ति सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं मुझको, वो कौन संगठन है? प्यूरिफिकेशन जो किए हैं सर, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे, अरे वो मनुवादी है भाई। That is, I am not surprised. I don't know why rest of you are surprised. They can't stand a Dalit leader in that position. Order, High Court's order on regulating public spaces and government playgrounds, government lands, government roads. You have a problem, you let the BJP people do whatever they want in their house, in their in Keshav Krupa, in Jagannath Krupa, or whatever their bhavans are called. I have no problem with that. But I have not mentioned anybody. Why are they guilty? और चलिए अब बात करते हैं चमोली में जिस तरह से एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है, जो एक त्रासदी आई है। इस खबर का हम रुख करें उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसा हो गया। पीपल कोटी में THDC जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन टनल में भीषण हादसा हुआ और इसमें अभी तक 7 मजदूरों की मौत हो गई है।
जबकि 13 से 14 लोग जो मजदूर हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। 3 श्रमिक अभी भी लापता है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि अंदर 1 मजदूर फंसा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अंदर 3 मजदूर फंसे हों। दुर्घटना कल शाम करीब 7 बजे के आसपास हुई, जब अचानक से भूस्खलन हुआ। टनल के भीतर भारी मात्रा में पानी आ गया, मलबा भर गया और इसके बाद ये हादसा सामने आया। आपको इस वक्त हम AI से बनी एक सांकेतिक तस्वीर दिखा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई, जिससे देखकर आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयावह था, कितना भीषण था। कैसे लैंडस्लाइड के बाद इस टनल के अंदर जो मलबा है, पानी, वो बहुत ही तेज वेग के साथ अंदर घुसता है। और क्या मंजर रहा होगा उस वक्त जब टनल में काम कर रहे मजदूरों के सामने ये सब कुछ हुआ, जब वो अंदर फंस गए। अभी भी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अंदर 1 से 3 की संख्या में मजदूर फंसे हो सकते हैं। और एक और बड़ी खबर इस हादसे से जुड़ी आपको बताएं, चमोली टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे। टनल के अंदर जाकर पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों से बात की है, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पूरी जानकारी ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में हर एक जानकारी उन्होंने अधिकारियों से बात करके जाना है। टनल हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, 14 मजदूर घायल हुए हैं। अभी भी कुछ मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर SDRF, NDRF और जो लोकल रेस्क्यू टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जो कुल 22 लोग ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। NDRF भी है, SDRF भी है, ITBP के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।